यह शायद पहली ऐसी वीडियो है जो मेरे इस चैनल पे अपलोड होगी। मेरा नाम प्रतीक है और आप में से कुछ लोग शायद हमें पहचान रहे होंगे। देखिए, ये कहानी जो शुरू हुई लगभग आज के कब की बात है, जब हम क्लास 9 में थे। लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई? जब हम क्लास 9 में थे तो उस समय हमको कहानी लिखने का बड़ा शौक़ था। जैसे कि 2 राजा हैं, उनकी फैमिली है, फिर एक राजा ने क्या किया, दूसरे राजा ने क्या किया, उसके बाद में फिर वो कोई वॉर कैसे फाइट करते हैं, लड़ाई कैसे लड़े, फिर जीते कैसे, फिर क्या-क्या हुआ। और हम लोग बचपन से ऐसी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं दादी और नानी से कि जिसमें एक राजा हैं, उनकी 3-4 पत्नियाँ हैं, उनके ये हैं, उनके वो हैं। फिर राजा ने ऐसा किया, राजा ने कुआँ बनवाया, राजा ने नदी नदी क्या बनवाएँगे, नहरें बनवाई। तो यह हम लोग राजा-राजा, रानी-रानी वाली कहानियाँ हम काफ़ी सुने हैं। तो शायद ये वजह रही होगी और ये बात है करीब कक्षा 9 में हम शायद हम अगर स्वभावतः देखें तो हम 7वीं में थे। क्लास 7th हम पास आउट किए, क्लास 8th हम पढ़े नहीं हैं। पढ़े नहीं मतलब डिस्टेंस वाला मामला था, डिस्टेंस से पढ़ाई हुई। उसके बाद क्लास 9th में आए। क्लास 7th जब हमारे एंड हो रहा था, उसके बाद में हम लोग रायपुर शिफ्ट हुए। रायपुर में हम बहुत पहले से भी रहे हैं। फिर रायपुर में जब यहाँ आए और एडमिशन लिए तो वहाँ पे फिर लिखना शुरू किया हमने। हिंदी भी हम नहीं लिखते थे, तो क्या अंग्रेजी हमारी बड़ी अच्छी थी? ऐसा भी नहीं है। तो क्या अंग्रेजी हमारी बड़ी अच्छी थी? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लिखना शुरू किया। बहुत सारे वोकैब्स नहीं आते थे, लेकिन जोड़ तोड़ के कुछ न कुछ लिखते थे, छोटी-छोटी कहानियाँ। कई बार तो हम जैसे मान लीजिए होली का त्यौहार है, तो होली पर हम कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसा लिखते थे कि मान लीजिए सुबह उठ के फिर हमने रंगों से खेला, गुलाल, और कहाँ गए, कैसे किए, किसके घर गए, है ना? कौन हमारे घर आया, हम क्या-क्या खाए पिए, हम कितने दोस्तों के साथ हमने होली मनाई, उनका नाम क्या था। उसके बाद आखिरी में जैसे ना समरी ऑफ द डे, काइंड ऑफ समरी ऑफ द डे जो होता है, हम उसको बाकायदा लिखते थे। और फिर यहीं से लिखने का सिलसिला ठीक-ठाक रहा। उसके बाद में हमने जो पहली अपनी कविता लिखी थी, वो लिखी थी कश्मीर पे। और उस समय बड़ा ऐसा तो बचकानी हरकतें थी, जोशीला टाइप का लिखते थे, ये वो, उसमें एंगरनेस वैसा मामला था। अब तो क्या है, अब हमें खुद नहीं समझ में आता कि गुस्सा है भी कि नहीं है। और शायद अब आने वाले 3-4 सालों में तो अब ये मामला और ज़्यादा कूल डाउन हो जाएगा। नौकरी सिलसिला और एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी चीज़ें। लेकिन ये लिखने की जो आदत है, पढ़ने की जो आदत है, वो वहाँ से रही है। कई हमारे लोगों ने कहा कि आप तो वंस अपॉन अ टाइम ही ठीक से नहीं लिखते। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लास 10th में आए तो भी हमने कुछ किया। 11th 12th में फिर उसके बाद में वहाँ से लिखने का अभ्यास आया मामला। अब कैसा मामला, आप समझ ही पा रहे होंगे, है ना? 11th 12th वाला मामला है। आपकी उम्र 14-15 साल है, तो आप क्या ही लिखेंगे? जो लिखेंगे आप, तो अभी पता चल ही जाएगा कि हमने क्या लिखा था। तो इस तरीके से वापस कॉलेज में आए, तो कॉलेज में कुछ कवियों को हमने सुना, कुछ कवियों को सुनते-सुनते वीडियोस देखना शुरू किए, वहाँ से कुछ वोकैब्स हमने इकट्ठा की। फिर थोड़ा-सा उर्दूनिष्ठ जो भाषा होती है, भाषा, उसमें हमने इंटरेस्ट लगा, लेकिन हमें उर्दू नहीं आती, हिंदी। फिर उसके बाद संस्कृत नहीं बोलते हैं ज़्यादा। रीज़न ये है, हम ब्राह्मण हैं और प्रायः जो है हम कभी पूजा पाठ में इधर-उधर जाते रहते हैं कहीं पर, तो वहाँ पे आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप संस्कृत का वाचन करेंगे। तो संस्कृत का कैसे वाचन होगा? आप बोली अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सिलसिला रहा। देखिए, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं अपनी, क्योंकि पहली वीडियो है, पहली कविता है और लगभग 5 मिनट हो गए हैं और शायद आप हमें सुन रहे होंगे। 1 मिनट और सब्र करिए, पहला वीडियो है। लेकिन हाँ, अगली बार जितने वीडियोज़ आएँगे हम सीधे टू द पॉइंट
जो सुनाना है वो सुनाएंगे, उसके बाद राधे राधे। मैं कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाषा और जो शब्द है, शब्द मतलब भाषा की कड़ी है, उसका जो संबंध है वो सामान्यतः जीवन से होता है, व्यक्ति के जीवन से होता है। क्या भाषा बायोलॉजिकल है? मुझे लगता है शायद हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन हाँ, भाषा सीखने का एक पहलू है। आप सीखें, आप खूब सारी भाषा सीखें। भाषा आपको ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है। एक वीडियो आपने इसके पहले देखा होगा। भाषा हमको इसलिए भी सीखनी चाहिए क्योंकि हमें भाषा से सहयोग मिलता है, स्वीकार्यता मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलता है। तो पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की खूब खूब मंगलमयी कामना, बधाई। आनंद में रहें, हिंदी के विकास के लिए अपनी महती भूमिका अदा करें, ऐसा मेरा निवेदन और प्रार्थना भगवान से भी है और आप सबसे भी है। अब आते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि एक इंसान को प्रेम हुआ, ठीक बात है, हम सबको होता है, आपको भी शायद हुआ होगा। और उस प्रेम के बाद में कुछ हुआ होगा मामला, मतलब तो तीखी मीठी खट्टी, अब क्या बोले उसको, सीताराम, नोक झोंक। तो नोक झोंक में मामला ये है कि जो लड़का है वो थोड़ा इमोशनल है, और इमोशनल है तो वो लगातार हाथ पांव चला रहा है, मतलब कहीं से कुछ दर्शन हो जाए, मिलन हो जाए, बातचीत हो जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं आजकल के कलयुगी लोग, मिलन का कुछ और भाव अर्थ होगा। देखिए, मैं बड़ा सीधा साधा समझता हूँ, दिमाग बहुत छोटा है। मैंने जितनी कविताएं लिखी, या मैंने जो अभी, अब तो पिछले 1-2 सालों से, क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से हम सब बंद कर रखे थे, लेकिन अब जब से स्कूल और कुछ लोगों का साथ मिला है, कुछ लोगों से बातें होती हैं, तो ऐसा लगता है कि अब वो भावनाएं, वो एहसास फिर से जगेंगे, और वही धारा हम फिर वापस पकड़ेंगे जो हम कभी आज के ठीक 2 साल पहले हम, क्योंकि 2 साल पहले हमारी ज़िंदगी थोड़ी सामान्य थी, और अभी पिछले 2 सालों में उतार चढ़ाव हर चीज़, तो इसीलिए मन कभी लिखने की ओर गया नहीं। तो यह जो 2 पक्ष हैं, मैंने इन दोनों पक्षों को सुना। अब आप ये ना सोचें कि सर आप, पहली बात, अब सर हमको क्यों कहेंगे, आपको कैसे पता कि हम टीचर हैं? अब बता दे रहे हैं तो मान लीजिए हम टीचर हैं, तो आपको मान लीजिए जो आप समझें, हमारा नाम प्रतीक है, तो आप समझ से ये बोल सकते हैं कि देखो प्रतीक, हम तुम्हारी बात कैसे समझें, हम बताते हैं ना, समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा है, शहर अब अधूरा सा लगता है। क्या है शहर? शहर है ठिकाना, रहने की जगह या जीवन। जो शहर शब्द यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है, आप उसको जीवन से समझें, जीवन से जोड़ के देखें। ठिकाना, ठिकाना मतलब ऐसा कोई इलाका, ऐसा कोई, मतलब जीवन, इट्स अ लाइफ। अधूरा लगता है, क्यों? क्योंकि यह कभी किसी के होने से पूरा लगता था। मतलब क्या हुआ कि शहर अब अधूरा सा लगता है, तुम्हारे होने से कुछ पूरा सा लगता है। तो खैर, आगे पढ़ें। तुम्हारे सपनों को मैं अपना बना लूँगा, ये पहली पंक्ति है। तुम्हारे सपनों को मैं अपना बना लूँगा, रात कितनी भी हो मैं खुद को जगा लूँगा। तुम्हारे सपनों को मैं अपना बना लूँगा, रात कितनी भी हो मैं खुद को जगा लूँगा। एक आवाज़ देना अगर प्रेम करती हो, एक आवाज़ देना अगर प्रेम करती हो, तुम्हारे परिवार को मैं अपना बना लूँगा। अगली पंक्ति, मतलब अगला पैरा है, किसी को पहली बार मैंने तकलीफ़ बताई है। ये क्या लग रहा है? ये लव है या पेन है? ये लव के बाद का मामला है जो पेनफुल बहुत है। किसी को पहली बार मैंने तकलीफ़ बताई है, आज तुम्हारे खातिर मैंने डांट खाई है। किसी को पहली बार मैंने तकलीफ़ बताई है, आज तुम्हारे खातिर मैंने डांट खाई है। तुम कहो तो सारे दुख दर्द मिटा दूँगा, तुम कहो तो सारे दुख दर्द मिटा दूँगा, तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी अपना लूँगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम के साथ में समर्पण है, विश्वास है और सहयोग भी है। देखिए, अगर सिर्फ प्रेम होता तो इसके मायने कुछ और निकाले जा सकते थे, लेकिन यहाँ सेवा भी है, यहाँ संस्कार भी है। अब अगला देखिए क्या है, बहुत गज़ब लाइन है।
तुम्हारे होने से मन निर्भय लगता है। जो पहली पंक्ति हमने कही ना, शहर अब अधूरा सा लगता है, उसकी लाइन है। प्लीज़ गौर फरमाइएगा कि तुम्हारे होने से मन निर्भय लगता है, मुझे अब इस अकेले से डर लगता है। तुम्हारे होने से मन निर्भय लगता है, मुझे अब इस अकेले से डर लगता है। पता चला है तुम किसी और की हो गई हो। पता चला है तुम किसी और की हो गई हो। सच कहूँ तो मुझे यह शहर अब अधूरा सा लगता है। पता चला है तुम किसी और की हो गई हो। सच कहूँ तो मुझे यह शहर अब अधूरा सा लगता है। अब इतना कहने के बाद अब इंसान क्या सोचता है, सोचिए। उसके पास 3 मजबूरियाँ हैं। पहली बात ये कि वो चाहता भी है कि अगर आप जहाँ भी हों वापस आ जाएं। ठीक बात है। अब मान लीजिए कुछ भी वजह से मामला ब्रेक हो गया, वो यह भी चाहता है कि आप वापस आ जाएं। वो यह भी चाहता है कि मैं आपको बुलाऊं, मेरा दुख दर्द आप समझें और आप वापस आ जाएं। साथ में वो यह भी कोशिश कर रहा है सख्त बनने की। देखिए, जब आप किसी रिश्ते को नाम नहीं देते हैं तो उसे दोस्ती का नाम देके छोड़ना। एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, लेकिन अभी कहना ठीक नहीं होगा। आप किसी कोई रिश्ता का नाम क्या हो सकता है? कुछ भी रिश्ता हो सकता है, ठीक बात है। तो कई बार जब आप किसी को नाम देते हैं, कोई रिश्ते का नाम देते हैं, तो सावधानी बरतनी होती है। लेकिन कई बार आप बड़ा चालाकी जैसा कुछ मतलब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ 2 किस्से हैं, मतलब प्रेम भी है, बिछड़ना का दुख भी है। वो चाहते भी हैं, प्रेम वापस से चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, लेकिन साथ में यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि लोगों को लगे कि यार इट्स न्यूट्रल ना, सख्त मतलब बनने की कोशिश है। लेकिन वही बात है कि अब क्या कर सकते हैं, जब मकसद नहीं सफल होगा, जब प्रेम नहीं जुड़ेगा, जब वापस नहीं आएंगे, तो फिर यही कहा जाएगा कि आप दोस्त हैं और खुश रहिए। तो आखिरी लाइन आप गौर फरमाइए प्लीज़। मुझे खुशी है तुम वही रहो, खुश रहो। ये पूरी कहानी बॉयज़ के साइड से गर्ल्स के लिए है। मुझे खुशी है तुम वहीं रहो, खुश रहो। हम अच्छे दोस्त हैं, हमेशा बने रहेंगे। जब भी मौका मिले तो दोस्तों से मिलना, हम खूब मस्ती यादें साझा करेंगे। शुक्रिया। अब मैं इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, देखिए जो आखिरी लाइन थी मैंने अभी बताया कि एक लेवल का पेन हुआ, आपने लिखा, आपने अपनी बात वहाँ तक पहुँचा, लेकिन अगर मान लीजिए रिस्पॉन्ड नहीं आया तो क्या करेंगे आप? अब मतलब नसें तो नहीं काटेंगे ना, तकलीफ़ तो नहीं देंगे, भाई ज़िंदगी है। अब मन को क्या समझाएंगे, अरे भाई एक गया, दूसरा गया, चौथा, पाँचवा, यही सब मामला ठीक है। मतलब वैसे आई डू नॉट बिलीव इन दैट प्रोसेस, बस कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, क्योंकि कलयुग को भी तो समझना है। तो अंत में आप करते क्या? आप यही करते हैं कि चलिए प्रेम है, ठीक है, दोस्ती का नाम दे दो, आप भी खुश, हम भी खुश, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। लेकिन ध्यान हमेशा रखिएगा कि मुझे अब ये शहर सच में अधूरा सा लगता है, तुम्हारे होने से मन पूरा सा लगता है। ये जो लाइन है ये मैंने लिखी थी बड़ी सहजता से, मतलब मुझे नहीं लगा था कि ये कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैंने जब इसको करीब साल भर बाद जब पढ़ा तो लगा कि भाई कुछ तो है। इसको मैं चाहूँ तो 1-2 पार्ट और बना सकता हूँ, लेकिन है खैर, धीरे धीरे अब हम कविताओं का सार समझेंगे, पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। अगले दिन मतलब कल हम एक नई कविता के साथ मिलेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।